अब हम महाराणा प्रताप से जो आगे के शासक थे उनके बारे में समझते हैं। तो महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम था अमर सिंह। अमर सिंह ने जो है वो महाराणा प्रताप के साथ कई युद्ध में भी पार्टिसिपेट किया था। उसमें से जो दिवेर का युद्ध है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो लगभग 1597 ईस्वी के अंदर महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद में मेवाड़ के जो शासक बने उनका नाम था अमर सिंह प्रथम। इनका जो शासन पीरियड है वह लगभग 1597 ईस्वी से 1620 ईस्वी तक था। अब हम समझते हैं कि दिल्ली या फिर मुगलों के अंदर क्या हो रहा है। तो अकबर जो है वो लगभग 1605 ईस्वी तक जो है वो शासक रहा। 1605 के अंदर अकबर की मृत्यु हो गई और अकबर के बाद में अकबर का जो पुत्र था जिनका नाम था जहांगीर वह शासक बनता है और वह 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक शासक रहता है। तो जब अमर सिंह प्रथम राजा बनता है तो उस समय स्टार्टिंग के अंदर तो अकबर होता है, लेकिन बाद में दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा होता है? जहांगीर। अमर सिंह के पुत्र का नाम था कर्ण सिंह। अमर सिंह जो है कर्ण सिंह और इनके दबाव में आकर मुगलों के साथ संधि कर लेता है, जिसे हम मेवाड़ मुगल संधि के नाम से जानते हैं। यह संधि 5 फरवरी 1615 ईस्वी को की गई थी। यह संधि जो मुगल बादशाह थे जहांगीर एवं मेवाड़ के शासक अमर सिंह प्रथम के मध्य थी। मेवाड़ की तरफ से संधि का जो प्रस्ताव है वह लेकर हरिदास और शुभकर्ण गए थे, जबकि मुगलों की तरफ से जहांगीर का जो पुत्र था जिनका नाम था खुर्रम अथवा शाहजहां, यह जो है वो संधि का प्रस्ताव लेकर आए थे। तो फाइनली उदय सिंह के समय से जो मुगलों के खिलाफ चली आ रही प्रथा थी विरोध की, वह समाप्त हो जाती है मुगल मेवाड़ संधि से। इस संधि की प्रमुख शर्तें क्या क्या थी? तो सबसे पहली शर्त तो ये थी कि जो मेवाड़ का राणा है वह मुगल दरबार में नहीं जाएगा, जबकि राणा का जो पुत्र है जो युवराज है वह मुगल दरबार में जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। अमर सिंह मुगल दरबार के अंदर नहीं गया मुगल मेवाड़ संधि के बाद में, और अमर सिंह का जो पुत्र था जिनका नाम था कर्ण सिंह, वह दरबार के अंदर जाते हैं और उनको जो है वो मनसबदार भी वहां पर बनाया जाता है। दूसरी शर्त ये थी कि मेवाड़ जो है वो मुगलों को लगभग 1000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता देगा। कितने सैनिकों की सहायता देगा? 1000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता। तीसरी शर्त ये रखी गई कि चित्तौड़ का किला जो है वो मेवाड़ को वापस दे दिया जाएगा, लेकिन जो मेवाड़ वाले हैं वो चित्तौड़ के किलों का पुनर्निर्माण नहीं करवा सकते। देखो, चित्तौड़ का किला अकबर के समय से ही मुगलों के पास था। मुगल मेवाड़ संधि में अब ये कहा गया कि ठीक है, हम आपको चित्तौड़ का किला वापस दे रहे हैं, लेकिन आप जो है वह इसका पुनर्निर्माण नहीं करवा सकते। और लास्ट जो शर्त रखी गई वो ये थी कि मुगल और मेवाड़ के जो शासक है इनके बीच में किसी प्रकार का वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया जाएगा। आपको पता ही होगा कि इसी दौरान जोधपुर हो गया, आमेर हो गया, इन्होंने अपने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे मुगलों के साथ। तो इस शर्त में इस संधि के अंदर एक शर्त ये भी रखी गई कि किसी प्रकार का जो है वो वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया जाएगा। तो कौन कौन सी शर्तें थी? पहला, राणा नहीं जाएगा, युवराज जाएगा। दूसरी शर्त ये रखी गई कि मेवाड़ जो है वो मुगलों को घुड़सवार सैनिकों की सहायता देगा, 1000 घुड़सवार सैनिकों की। तीसरी शर्त ये रखी गई कि मुगल जो है वह मेवाड़ को चित्तौड़ का किला वापस दे देंगे, लेकिन चित्तौड़ वाले उनका पुनर्निर्माण नहीं करवा सकते। चौथी शर्त ये रखी गई कि मुगल और जो मेवाड़ के शासक है उनके बीच में किसी प्रकार का वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया जाएगा। तो संधि की इंपॉर्टेंस ये है कि एक तो सांगा और प्रताप और इनके समय से चली आ रही जो स्वतंत्रता की भावना थी इसका पतन हुआ और कुल मिला के युद्ध कम हो गए। जब युद्ध कम होंगे तो ऑब्वियस सी चीज है कि जो कलात्मक गतिविधियां हैं, जो रचनात्मक गतिविधियां हैं, चित्रकला हो गई, स्थापत्य कला हो गई, इनका थोड़ा सा विकास होगा, इनको बढ़ावा मिलेगा। और संधि का महत्व ये हुआ कि पहली बार मुगल के दरबार के अंदर अगर मेवाड़ से कोई जाके किसको मनसबदारी का पद मिला था तो वो था अमर सिंह का पुत्र कर्ण सिंह। तो कर्ण सिंह जो होता है वो जहांगीर के दरबार में जाता है और जहांगीर कर्ण सिंह को 5000 का मनसबदार बनाता है। कितने का मनसबदार बनाता है? 5000 का मनसबदार बनाता है। जहांगीर और जहांगीर क्या करता है कि कर्ण सिंह और अमर सिंह की जो मूर्तियां है वह आगरे के किले के अंदर लगवाता है। भाई एक ये हिस्टोरिक इंपॉर्टेंट थी तो भाई इसको और थोड़ा ग्लोरीफाई करने के लिए कर्ण सिंह और अमर सिंह की मूर्तियां कहाँ लगवाता है? आगरे के किले के अंदर लगवाता है। एक अंग्रेजी दूत था जो जहांगीर के समय लगभग 1615 ईस्वी के अंदर व्यापारिक रियायतें लेने के लिए आया हुआ था। वह संधि के बारे में कहता है कि जो जहांगीर था उसने मेवाड़ के राणा को समझौते से अपने अधीन किया था, न कि बल से, क्योंकि बल से तो अकबर से पहले से जो है वो संघर्ष चला आ रहा है। मेवाड़ वालों को वो अपने अधीन कर ही नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पे बुद्धि से अथवा संधि से उन्होंने जो है वो अपने अधीन किया था। यह बात किसने कही?
तो यह बात एक अंग्रेजी राजदूत थे जिनका नाम था सर टॉमस रो, उन्होंने कही। किन्होंने कही? सर टॉमस रो ने। अब देखो, अमर सिंह ने यह जो संधि है वह युवराज कर्ण सिंह के दबाव में आकर की थी। अमर सिंह इस संधि से बहुत ज्यादा निराश था और अमर सिंह जो है वो मेवाड़ से जाकर कहाँ चला जाता है, तो राजसमंद के पास एक जगह पड़ती है जिसका नाम है नौचौकी। क्या नाम है जगह का? नौचौकी। वर्तमान में कहाँ पर पड़ती है यह? राजसमंद के अंदर। तो अमर सिंह प्रथम जो है इस संधि से नाराज था और वो राजसमंद के अंदर नौचौकी नामक स्थान पर चला जाता है। नौचौकी वही स्थान है जहां पर आकर जो मेवाड़ के राजा होंगे राज सिंह, वह राजसमंद झील का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? राजसमंद झील का निर्माण करेंगे। अमर सिंह की मृत्यु के बाद में इनकी जो छतरी है वह आहड़ के अंदर स्थित है। आहड़ उदयपुर के अंदर ही है। अमर सिंह के बाद में जितने भी जो शासक आएंगे उन सभी महाराणाओं की छतरी कहां पर स्थित है? आहड़ में ही स्थित है। इसीलिए आहड़ जो है, आहड़ को हम महासतिया कहते हैं। क्या कहते हैं? महासतिया कहलाता है। आहड़ क्या कहलाता है? महासतिया। तो कोई आपसे पूछ ले कि मेवाड़ के शासकों की मेवाड़ के अधिकांश जो शासक है उनकी छतरियां कहां पर स्थित है, तो वह आहड़ के अंदर स्थित है। आहड़ क्या कहलाता है? महासतिया कहलाता है। अमर सिंह के बाद में उनके जो पुत्र है कर्ण सिंह, वह शासक बने। इनका जो शासन पीरियड है वह लगभग 8 वर्ष का था, जो कि 1620 ईस्वी से 1628 ईस्वी तक था। कर्ण सिंह प्रथम मेवाड़ के युवराज थे जो कि मुगलों के दरबार के अंदर जाते हैं एवं इन्हें 5000 का क्या बनाया जाता है? मनसबदार बनाया जाता है। अब देखो कर्ण सिंह ने क्या क्या करवाया। तो कर्ण सिंह ने उदयपुर के अंदर कर्ण विलास महलों का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? कर्ण विलास महलों का निर्माण करवाया। दूसरा, कर्ण सिंह ने उदयपुर के अंदर दिलखुश महलों का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? दिलखुश महलों का निर्माण करवाया। तीसरा, कर्ण सिंह ने उदयपुर के अंदर जो पिछोलिया झील है, उस पिछोलिया झील के अंदर जगमंदिर महलों का निर्माण शुरू करवा दिया। किसका निर्माण शुरू करवाया? जगमंदिर महलों का। हालांकि मंदिरों के निर्माण के पूर्ण होने से पहले ही, ये जो जगमंदिर महल था इसका निर्माण पूर्ण होने से पहले ही कर्ण सिंह की मृत्यु हो गई और कर्ण सिंह के बाद में जो नेक्स्ट शासक आएंगे जगत सिंह प्रथम, वह इन जगमंदिर महलों का निर्माण क्या करवाएंगे? पूर्ण करवाएंगे। तो शुरू तो किसने करवा दिया? कर्ण सिंह ने। पूर्ण कौन करवाएंगे? जगत सिंह। ये जगमंदिर महल पिछोला झील के अंदर स्थित वही महल है जिनके अंदर जहांगीर का जो बेटा होगा जिनका नाम है खुर्रम, वह अपने विद्रोह के दौरान क्या करेंगे? शरण लेंगे। तो कर्ण सिंह के बाद में नेक्स्ट जो प्रतापी शासक आएंगे उनका नाम था जगत सिंह प्रथम। उनका क्या नाम था? जगत सिंह प्रथम। तो जब जगत सिंह प्रथम मेवाड़ के शासक बनते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर तो मुगल जो शासक है वह जहांगीर थे। 1628 के अंदर जहांगीर हट जाते हैं और जहांगीर की जगह कौन शासक बनते हैं? खुर्रम अथवा शाहजहां। कौन शासक बनता है? खुर्रम अथवा शाहजहां। तो जगत सिंह प्रथम के टाइम के अंदर खुर्रम अथवा शाहजहां क्या होते हैं? जो मुगल शासक होते हैं। जगत सिंह प्रथम, अब हम नेक्स्ट शासक पढ़ेंगे। जगत सिंह प्रथम का जो शासन पीरियड है यह लगभग 1628 ईस्वी से 1652 ईस्वी तक है। कर्ण सिंह के समय जो जगमंदिर महलों का निर्माण आरंभ हुआ था, जगत सिंह प्रथम उनका जो है वो पूर्ण करवा देते हैं, उन मंदिरों के निर्माण को पूर्ण करवा देते हैं। दूसरा और जगत सिंह क्या करवाते हैं? तो जगत सिंह उदयपुर के अंदर जगदीश मंदिर का निर्माण करवाते हैं। किसका निर्माण करवाते हैं? जगदीश मंदिर का निर्माण करवाते हैं। यह जगदीश मंदिर की फोटो है। जगदीश मंदिर जो है वह एक पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है। आगे आपको 1, 2, पीछे की तरफ 3, 4 और एक ये बड़ा मंदिर, कुल जो है वो 5 मंदिर दिखाई देते हैं। यह मंदिर जो है यह प्रमुख मंदिर है जिसके अंदर भगवान जगन्नाथ की जो है वो मूर्ति लगी हुई है। ये जो जगदीश मंदिर है इसे सपने में बना हुआ मंदिर भी कहा जाता है। और इस मंदिर के जो वास्तुकार थे, जो आर्किटेक्ट थे, उनका नाम है अर्जुन भाणा एवं मुकुंद। क्या नाम है? अर्जुन भाणा एवं मुकुंद। जगदीश मंदिर के बाहर एक प्रशस्ति लगी हुई है जिसे हम जगन्नाथ राय प्रशस्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? जगन्नाथ राय प्रशस्ति। इस प्रशस्ति के जो लेखक है वह है कृष्ण भट्ट तेलंग। क्या नाम है उनका? कृष्ण भट्ट तेलंग। ये जो जगन्नाथ प्रशस्ति है जो कि जगदीश मंदिर अथवा जगन्नाथ मंदिर के बाहर लगी हुई है, इस मंदिर में हमें हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी मिलती है। इसके अलावा जगत सिंह प्रथम जो शासक थे उनकी जानकारी भी मिलती है। जगत सिंह प्रथम की एक धाई माँ थी जिनका नाम था नोजूबाई।
जिनका क्या नाम था, नोजूबाई। इन नोजूबाई ने उदयपुर के अंदर एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिस ये जो मंदिर है इसके अंदर बेसिकली भगवान विष्णु जी की मूर्ति लगी हुई है, उनकी पूजा होती है। इस मंदिर को नोजूबाई का मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोजूबाई का मंदिर। तो वापस याद करो, जगत सिंह प्रथम ने एक तो इंपॉर्टेंट मंदिर बनवाया था जिसका नाम था जगन्नाथ मंदिर अथवा जगदीश मंदिर, जो कि उदयपुर के अंदर स्थित है, जिसके जो वास्तुकार है वह अर्जुन भाना एवं मुकुंद थे। एवं इसके बाहर एक प्रशस्ति लगी हुई थी जिसे हम जगन्नाथ राय प्रशस्ति कहते हैं, जिसके अंदर हमें हल्दी घाटी युद्ध एवं मेवाड़ के शासकों की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, जगत सिंह प्रथम के समय इसकी धाय माँ थी जिसका नाम था नोजूबाई, जिनका क्या नाम था, नोजूबाई। नोजूबाई ने उदयपुर के अंदर एक विष्णु मंदिर बनवाया जिसको हम नोजूबाई का मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नोजूबाई का मंदिर। जगत सिंह जो है वह बेसिकली अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लिए प्रसिद्ध थे? दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे। जगत सिंह प्रथम के बाद में नेक्स्ट जो मेवाड़ के शासक बनेंगे उनका नाम था राज सिंह। उनका क्या नाम था? राज सिंह। यहाँ पर एक चीज आप थोड़ी सी करेक्ट कर लीजिए, हाँ, अगले जो शासक बनेंगे उनका क्या नाम था? राज सिंह। क्या नाम था? राज सिंह। राज सिंह का जो शासन पीरियड है वह लगभग 1652 ईस्वी से 1680 ईस्वी तक रहेगा। अब देखो, मेवाड़ के अंदर तो कौन है? राज सिंह है। मुगलों के अंदर क्या चल रहा है तो वो हम समझते हैं। तो शाहजहां की जो है वह मृत्यु हो जाती है लगभग 1658 ईस्वी के अंदर। और शाहजहां की मृत्यु के समय मेवाड़ के जो शासक थे वह थे राज सिंह। खुर्रम अथवा शाहजहां की मृत्यु के बाद में शाहजहां के जो बेटे थे उनके बीच में उत्तराधिकार संघर्ष होगा, और इस उत्तराधिकार संघर्ष के अंदर विभिन्न लड़ाइयाँ होगी, जैसे धर्मत की लड़ाई, सामूगढ़ की लड़ाई और खजुआ की लड़ाई। और ओवरऑल जो लास्ट के अंदर जो विजेता रहेगा जहांगीर शाहजहां अथवा खुर्रम के पुत्रों में से, उसका नाम था औरंगजेब। उसका क्या नाम था? औरंगजेब। तो 1658 ईस्वी के अंदर खुर्रम की जगह शासक कौन बन जाएगा? औरंगजेब बन जाएगा। तो एक जो है थोड़ा सा ऐसे ओवरव्यू रखना कि जब मेवाड़ के अंदर राज सिंह का शासन था तो उस समय स्टार्टिंग के अंदर तो शाहजहां थे, लेकिन बाद में किसका शासन आ जाता है? औरंगजेब का शासन आ जाता है। अब औरंगजेब जो था वो शुरू से उसकी जो नीतियां थी वो हिंदू विरोधियां थी। मंदिरों को तोड़ना, है ना, जो हिंदू शासक थे उनके क्षेत्रों के ऊपर अधिकार करना, और कुल मिला के उनकी जो पूरी की पूरी धार्मिक नीतियां थी वो हिंदुओं के विरोधी थी। और राज सिंह जो है यह कट्टर हिंदू थे। इन्होंने अपने शासनकाल के स्टार्टिंग के अंदर ही जो है वो मुगलों के खिलाफ जो है वो लोहा लेना आरंभ कर दिया था। और इसके तहत इन्होंने देखो क्या क्या चीज की वो हम समझते हैं। तो चित्तौड़ के किले का इन्होंने पुनर्निर्माण शुरू करवा दिया। याद करो, 1615 ईस्वी के अंदर मुगल मेवाड़ संधि के द्वारा चित्तौड़ का जो किला है वह मेवाड़ वालों को वापस मिला था, और उसकी एक शर्त थी कि आप पुनर्निर्माण नहीं कर सकते। लेकिन राज सिंह जो है वो चित्तौड़ के किले का पुनर्निर्माण शुरू करवा देता है और शाहजहां के खिलाफ आक्रामक नीति प्रस्तुत करता है 1652 ईस्वी के अंदर शासक बनने के बाद। हालांकि जब यह पुनर्निर्माण शुरू करवाता है राज सिंह, तो शाहजहां यहाँ पर सादुल्ला खां को भेजता भी है कि आप पुनर्निर्माण को रोको। और स्टार्टिंग के अंदर कुछ समय के लिए राज सिंह जो है रोकता है, लेकिन वापस से जो है पुनर्निर्माण शुरू कर देता है। फिर जब शाहजहां की मृत्यु के बाद में शाहजहां के पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था, तो उस समय जो है वो राज सिंह औरंगजेब का साथ देता है, लेकिन बाद में जो है वो औरंगजेब के खिलाफ भी हो जाता है। इसी चीज का फायदा उठाकर राज सिंह इस समय टीका दौड़ का आयोजन करवाता है और बहुत सारे क्षेत्रों को जो है वो मेवाड़ के अंदर अधीन कर लेता है जो कि मुगलों के पास थे। औरंगजेब शासक बनने के बाद में जजिया कर लगाता है। जजिया कर क्या होता है? तो जजिया कर बेसिकली एक प्रकार का टैक्स था जो कि जो मुस्लिम शासक थे, बेसिकली जो मुगल थे, वह गैर मुस्लिम लोगों से जो है वो टैक्स वसूलते थे। वो क्या कहलाता था? जजिया कर। ये बेसिकली एक धार्मिक कर अपन समझ सकते हैं। तो औरंगजेब के खिलाफ जजिया कर का विरोध किया। औरंगजेब के खिलाफ जोधपुर के जो शासक थे अजीत सिंह की सहायता की। अजीत सिंह का क्या मैटर है? तो पहले जोधपुर के जो शासक थे वह जसवंत सिंह जी थे। जसवंत सिंह की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में औरंगजेब जो है वह जोधपुर को खालसा घोषित कर देता है, और जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को जो है वह जोधपुर का शासक नहीं मानता। अजीत सिंह जो होते हैं वह अपने उत्तराधिकार के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं मेवाड़ जोधपुर के शासक बनने के लिए। तो उस समय मेवाड़ वाले जो राज सिंह है वह अजीत सिंह की मदद करते हैं उनको उनका राज्य दिलाने के लिए। तो मेवाड़ और
मारवाड़ के बीच में ये जो संबंध था, जो कि राज सिंह और अजीत सिंह के बीच में था, यह राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कहलाता है। क्या कहलाता है? राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। लगभग 30 साल तक ये लोग संघर्ष करते हैं। हालांकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही अजीत सिंह जो है वह विधिवत शासक बन पाते हैं। इसके अलावा राज सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां थी उनकी रक्षा करी। औरंगजेब के खिलाफ हिंदू राजकुमारियों की रक्षा करी। फॉर एग्जाम्पल के लिए रूपनगढ़ अजमेर की जो राजकुमारी थी जिनका नाम था चारुमती, इस चारुमती से लगभग 1669 ईस्वी के अंदर औरंगजेब विवाह करना चाहता था, लेकिन राज सिंह ने कहा ना भाई साहब, हिंदू राजकुमारी से तो मैं विवाह नहीं करने दूंगा। तो औरंगजेब की इच्छा के खिलाफ राज सिंह जाके क्या कर लेता है? चारुमती से विवाह कर लेता है। देखो ये जो हमने अभी चीजें पढ़ी ना, कि जजिया कर का विरोध किया, अजीत सिंह का साथ दिया, हिंदू देवी देवताओं की रक्षा करी, तो इससे हमें एक चीज पता चलता है कि राज सिंह शुरुआत से ही मुगलों का विरोध कर रहे हैं, है ना। चित्तौड़ के किले का पुनर्निर्माण वापस करवा रहे हैं, टीका दौड़ का आयोजन करवा रहे हैं। तो इन चीजों से हमें क्या आइडिया लगता है कि राज सिंह जो है शुरू से मुगल विरोधी रहे थे। उन्होंने मुगलों की हर चीज का क्या किया? विरोध किया। एक यहाँ पे छोटी सी चीज आपको याद रखनी है कि जब ये रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करने के लिए जा रहे थे, तो उधर से औरंगजेब ने भी जो है वो विरोध प्रकट किया। तो उस समय सलूम्बर के सामंत भी गए थे युद्ध के अंदर, जिसका नाम था रतन सिंह चुंडावत। क्या नाम था? रतन सिंह चुंडावत। जब ये रतन सिंह चुंडावत जा रहे थे, तो इनकी हाड़ी रानी थी जिनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। तो युद्ध में जाने से पहले इन्होंने कहा कि यार मुझे आपकी कोई निशानी दो तभी जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। तो उस समय रतन सिंह चुंडावत की जो हाड़ी रानी थी, उन्होंने निशानी मांगने पर अपना सर काट कर दे दिया था, अपना सर काट कर दे दिया था। उन हाड़ी रानी का नाम था सहल कंवर। क्या नाम था? सहल कंवर। तो अपने एक बहुत अच्छी फेमस कविता है, आपको कभी टाइम मिले तो आप पढ़िएगा, जिसका नाम था सेनानी। क्या नाम था? सेनानी। तो भाई अपने यहाँ पर ऐसी वीरांगनाएं भी हुई है जिन्होंने जो है वो अपने राज्य को ज्यादा महत्व दिया, और इतनी वीर जो है वो क्षत्रियाणियां रही है कि जिन्होंने पति की निशानी मांगने पर अपना सर भी काट कर दे दिया था। उनका क्या नाम था? सहल कंवर। उनका क्या नाम था? सहल कंवर। कहाँ की रानी थी ये? तो सलूम्बर के सामंत रतन सिंह चुंडावत की रानी थी। इसके अलावा राज सिंह ने, ये तो अपन ने बात करी कि उन्होंने मुगल विरोधी कौन कौन सी चीजें करी। अब अपन समझेंगे कि राज सिंह की जो है प्रमुख स्थापत्य कला के अंदर उनका क्या योगदान है। तो राज सिंह ने कुछ प्रमुख मंदिरों का निर्माण करवाया। उसमें सबसे जो पहला प्रमुख मंदिर है उसका नाम है श्रीनाथ जी का मंदिर। क्या नाम है? श्रीनाथ जी का मंदिर। काफी फेमस मंदिर है। श्रीनाथ जी का मंदिर जो है यह सिहाड़ नाथ द्वारा के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? सिहाड़ नाथ द्वारा के अंदर, जो कि कहां स्थित है? राजसमंद के अंदर। यहाँ पर भगवान श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है, यह मूर्ति गोविंद दास जी एवं दामोदर दास जी मथुरा से लेकर आए थे। कहां से लेकर आए थे? मथुरा से लेकर 1672 ईस्वी के अंदर। बेसिकली हुआ क्या कि औरंगजेब बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ रहा था, तो उसी समय की ये बात है कि इन्होंने गोविंद दास जी और दामोदर दास जी जो मथुरा से मूर्ति लेकर के आए, राज सिंह ने उसको सिहाड़ नाथ द्वारा के अंदर श्रीनाथ जी के मंदिर के रूप में क्या करवा दिया? स्थापित करवा दिया। तो एक तो प्रमुख मंदिर कौन सा है? वह है श्रीनाथ जी का मंदिर, याद रखना। दूसरा राज सिंह जी ने जो मंदिर बनवाया वह था द्वारिकाधीश मंदिर। क्या नाम है मंदिर का? द्वारिकाधीश मंदिर। द्वारिकाधीश मंदिर जो है वह कांकरोली के अंदर स्थित है, और यह भी कहां पड़ता है? राजसमंद के अंदर। कहां पड़ता है? वर्तमान के राजसमंद के अंदर। तो दो प्रमुख मंदिर थे, पहला कौन था? श्रीनाथ जी का मंदिर, और दूसरा कौन था? द्वारिकाधीश मंदिर। तीसरा, राज सिंह जी ने कुछ झीलें अथवा कुछ बावड़ियों का निर्माण करवाया। अब हम उनको समझते हैं। तो राज सिंह के समय एक प्रमुख बावड़ी का निर्माण करवाया गया उदयपुर के अंदर, जिसका नाम था त्रिमुखी बावड़ी। क्या नाम था? त्रिमुखी बावड़ी। यह जो बावड़ी है यह राज सिंह की रानी थी जिनका नाम था राम रसदे। क्या नाम था? राम रसदे। उन्होंने करवाया था। यह जो त्रिमुखी बावड़ी है इसे जया बावड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जया बावड़ी। दूसरा जो प्रमुख तालाब था जिसका निर्माण करवाया गया उसका नाम था जाना सागर तालाब। क्या नाम था? जाना सागर तालाब। यह जो जाना सागर तालाब है यह भी उदयपुर के अंदर स्थित है। राज सिंह की जो माताजी थी उनका नाम था जाना दे राठौड़। उन्होंने इस तालाब का निर्माण करवाया। जानासर तालाब के पास जाना सागर प्रशस्ति लिखी हुई है, जिस प्रशस्ति के जो रचनाकार है वह कृष्ण भट्ट थे। उनके पुत्र जो लक्ष्मीनाथ थे उन्होंने इसकी रचना की थी। तो जाना सागर तालाब का निर्माण किसने करवाया? राज सिंह की माता जाना दे राठौड़ ने।
यहाँ पर एक प्रशस्ति है जिसका नाम है जानासागर प्रशस्ति, जिसके लेखक कौन थे? तो कृष्ण भट्ट के पुत्र लक्ष्मीनाथ एवं उनका भाई भास्कर भट्ट। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है राज सिंह के समय की झील के रूप में, वो हमें याद रखनी है, उसका नाम है राजसमंद झील। क्या नाम है? राजसमंद झील। काफी बड़ी झील है। यह जो राजसमंद झील है, इसका निर्माण 1662 ईस्वी से 1676 ईस्वी तक करवाया गया, अकाल राहत कार्यों के रूप में। किसका रूप में? अकाल राहत कार्य के रूप में। राजसमंद झील के पास एक प्रशस्ति लिखी हुई है जिसका नाम है राज सिंह प्रशस्ति। यह राजसमंद झील के पास जो राजसमंद झील है उसके पास नौचौकी नामक स्थान पर स्थित है। संस्कृत भाषा में लिखी हुई प्रशस्ति है और यह संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है। एक्चुअल में राज सिंह प्रशस्ति जो है वह लगभग 25 पत्थरों पर लिखी गई थी। कितने पत्थरों पर लिखी हुई थी? 25 पत्थरों पर लिखी हुई थी। राज सिंह प्रशस्ति से हमें बप्पा रावल से लगा करके राज सिंह तक के जो मेवाड़ के शासक थे उन राजाओं की वंशावली मिलती है, उन राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं कि प्रमुख जो है वह दरबारी विद्वान कौन कौन से थे राज सिंह के। तो राज सिंह के एक तो प्रमुख दरबारी विद्वान थे जिनका नाम था किशोर दास। क्या नाम था? किशोर दास। किशोर दास ने पुस्तक लिखी जिसका नाम था राज प्रकाश। क्या नाम था? राज प्रकाश। दूसरे दरबारी विद्वान थे, उनका नाम था सदाशिव भट्ट। क्या नाम था? सदाशिव भट्ट। सदाशिव भट्ट की जो पुस्तक है उनका नाम है राज रत्नाकर। क्या नाम है? राज रत्नाकर। तीसरे जो दरबारी विद्वान थे उनका नाम था रणछोड़ भट्ट तेलंग। क्या नाम था? रणछोड़ भट्ट तेलंग। इन्होंने एक तो राज प्रशस्ति लिखी जो राजसमंद झील के पास स्थित है, जो लगभग संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है। यह 25 शिलाओं पर लिखी हुई थी। इससे हमें बप्पा रावल से लगा करके राज सिंह तक के जो शासक है इनकी वंशावली एवं जानकारियां मिलती है। तो रणछोड़ भट्ट तेलंग की एक पुस्तक तो कौन सी हो गई? राज सिंह प्रशस्ति। दूसरी जो प्रमुख पुस्तक है उसका नाम है अमर काव्य वंशावली। क्या नाम है? अमर काव्य वंशावली। अमर काव्य वंशावली जो है इससे हमें अमर सिंह द्वितीय की जानकारी मिलती है। इसके अलावा महाराणा प्रताप के जो छोटे भाई थे जिनका नाम था शांति सिंह, शांति सिंह नहीं है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इनका नाम है शक्ति सिंह। क्या नाम है? शक्ति सिंह। टाइपिंग एरर हो गया। शक्ति सिंह की जानकारी मिलती है। इसके अलावा महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की जानकारी भी इससे हमें प्राप्त होती है। एक और दरबारी विद्वान थे इनके जिनका नाम था कविमान, जिनकी पुस्तक का नाम है राजविलास। क्या नाम है? राजविलास। एक दरबारी विद्वान थे जिनका नाम था गिरधर दास। क्या नाम है? गिरधर दास। गिरधर दास की जो पुस्तक थी उसका नाम था सगत रासो। क्या नाम है? सगत रासो। इस सगत रासो से हमें महाराणा प्रताप के जो छोटी भाई थे शक्ति सिंह, उनकी जानकारी मिलती है। किनकी मिलती है? शक्ति सिंह की जानकारी मिलती है। एक दरबारी विद्वान और थे जिनका नाम था कल्याण दास। इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम है गुण गोविंद। क्या नाम है? गुण गोविंद। देखो दरबारी विद्वान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार हम फटाफट वापस इनको रिवाइज करते हैं। एक तो थे किशोर दास जिनकी पुस्तक है राज प्रकाश। दूसरे थे सदाशिव भट्ट जिनकी पुस्तक का नाम है राज रत्नाकर। तीसरे थे रणछोड़ भट्ट तेलंग जिन्होंने राज प्रशस्ति लिखी जो कि राजसमंद झील के पास नौचौकी नामक स्थान पर है। दूसरी इनकी पुस्तक का नाम था अमर काव्य वंशावली जिससे हमें महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक एवं महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह के बारे में जानकारी मिलती है। चौथे जो दरबारी विद्वान थे उनका नाम था कवि मान जिनकी पुस्तक का नाम है राजविलास। अगले दरबारी विद्वान थे गिरधर दास जिनकी पुस्तक का नाम है सगत रासो। इससे हमें महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की जानकारी मिलती है। अगले दरबारी विद्वान थे कल्याण दास जिनकी पुस्तक का नाम है गुण गोविंद। क्या नाम है? गुण गोविंद। नेक्स्ट जो चीज हमें याद रखनी है वह याद रखनी है राज सिंह की प्रमुख उपाधियां। राज सिंह की प्रमुख उपाधियां। तो राज सिंह की एक उपाधि है विजय कटकातु। क्या नाम है? विजय कटकातु। विजय कटकातु का अर्थ होता है सेनाओं को जीतने वाला। दूसरी जो इनकी उपाधि है वह है हाइड्रोलिक रूलर। हाइड्रोलिक रूलर इनको उपाधि दी गई उदयपुर के अंदर बहुत सारी झीलों का निर्माण करवाने के लिए। देखो इन्होंने त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया, इन्होंने जाना सागर तालाब का निर्माण करवाया, इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह राजसमंद झील का निर्माण करवाया। इसलिए इनको क्या उपाधि दी गई?
हाइड्रोलिक रूलर। क्या उपाधि दी गई? हाइड्रोलिक रूलर। राज सिंह के बाद में हम जो नेक्स्ट शासक पढ़ेंगे उनका नाम है जय सिंह। उनका क्या नाम है? जय सिंह। जय सिंह का जो शासन पीरियड है वह लगभग 1680 से 1698 ईस्वी तक था। जब जय सिंह मेवाड़ के शासक थे उस समय जो मुगल शासक था उनका नाम था औरंगजेब। जय सिंह का जो टाइम पीरियड है उनके बीच में क्या क्या इंपॉर्टेंट घटना हुई वो हम चीजें समझते हैं। तो जय सिंह ने क्या किया? औरंगजेब के साथ संधि करके राठौर सिसोदिया गठबंधन से अलग हो गए। मतलब इन्होंने बेसिकली जो है वो अजीत सिंह का साथ देने से मना कर दिया। और राज सिंह ने तो क्या किया था? औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किया था। लेकिन जय सिंह ने ठीक है कहा कि हम जजिया कर तो हम आपको नहीं देंगे, लेकिन जजिया कर के बाद बदले के अंदर हम आपको मांडल और जो बदनौर परगना है ये हम आपको दे देते हैं, लेकिन हम आपको जजिया कर नहीं देंगे। तो इनसे जो आपको रेवेन्यू प्राप्त होगा उसी को आप जजिया कर समझ लेना। हालांकि बाद में जय सिंह के बाद में अगले जो संग्राम सिंह द्वितीय आएंगे वह मुगलों से वापस मांडल और बदनौर जो परगना है वो वापस छीन लेंगे। तीसरा, जय सिंह के समय उदयपुर के अंदर जो जयसमंद झील है उसका निर्माण शुरू हुआ, लेकिन उसका जो पूरा का पूरा निर्माण है वह लगभग 1691 ईस्वी के अंदर हुआ था। तो जय सिंह के समय किसका निर्माण हुआ? जयसमंद झील का निर्माण हुआ। जयसमंद झील के बारे में बात करें तो जयसमंद झील उदयपुर के अंदर स्थित है। उदयपुर से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर स्थित है। गोमती, झामरी, रूपारेल और बगार ये कुछ प्रमुख नदियां थी। इन नदियों को रोक करके, इन नदियों के जल को रोक करके जो है वो जयसमंद झील का निर्माण करवाया गया। जयसमंद झील जो है इसे ढेबर झील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ढेबर झील। जयसमंद झील के पास ही एक शिवालय स्थित है जिनका नाम है नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर, नर्मदेश्वर शिवालय। जयसमंद झील के पास में जयसिंह की जो रानी थी, परमार रानी, जिनका नाम था कोमला देवी, इस कोमला देवी के लिए इन्होंने महलों का निर्माण करवाया जिन्हें हम रूठी रानी के महल भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रूठी बाई, रूठी रानी के जो महल है उनके नाम से भी जानते हैं। जयसमंद झील के अंदर बहुत सारे टापू स्थित है, लगभग 7 से भी ज्यादा टापू यहाँ पर स्थित है। इन सब में जो सबसे प्रमुख टापू है उसका नाम है बाबा का मगरा एवं पायरी। बाबा का मगरा एवं पायरी। तो जयसिंह आपको याद रखना, जयसिंह जो है वह औरंगजेब के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? औरंगजेब के समकालीन थे। जयसिंह के समय की प्रमुख घटनाएं क्या क्या थी? एक तो यह राठौर सिसोदिया गठबंधन से अलग हो गए, औरंगजेब को जजिया करके बदले में मांडल और बदनौर के जो परगने दे दिए। तीसरी महत्वपूर्ण घटना, इन्होंने उदयपुर के अंदर जयसमंद झील का निर्माण शुरू करवाया जिसे हम ढेबर झील के नाम से भी जानते हैं। गोमती, झामरी, रूपारेल और बगार ये कुछ प्रमुख नदियां थी जिनके पानी को रोक करके यहाँ पर जयसमंद अथवा ढेबर झील का निर्माण करवाया गया। इस झील के पास क्या क्या स्थित है? तो इस झील के पास नर्मदेश्वर शिवालय स्थित है, रूठी रानी का महल स्थित है। रूठी रानी के महल इन्होंने अपनी परमार रानी कोमला देवी के लिए निर्माण करवाए थे। इस झील में बहुत सारे टापू है। प्रमुख जो टापू है उसका नाम है बाबा का मगरा एवं पायरी। बाबा का मगरा एवं पायरी। जय सिंह के बाद में नेक्स्ट जो प्रतापी शासक आएंगे उनका नाम है अमर सिंह सेकंड। क्या नाम है? अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड का जो टाइम पीरियड है यह लगभग 1698 ईस्वी से 1710 ईस्वी के मध्य है। अमर सिंह प्रथम के समय मेवाड़ के अंदर अमरशाही जो पगड़ी है उसका प्रचलन आरंभ हुआ। औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 ईस्वी के अंदर। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में उनके पुत्र आजम और मुअज्जम के बीच में जो है वो युद्ध होता है और मुअज्जम जो है वो अगला शासक बन जाता है। मुअज्जम बनने के बाद में मुअज्जम जब अगला शासक बनता है तो मुअज्जम बेसिकली बहादुर शाह प्रथम के नाम से रूल करता है और मुअज्जम जो है उसकी लड़ाई हो जाती है आमेर के कछवाहा वंश के शासक के साथ। उस समय कछवाहा वंश के शासक थे सवाई जय सिंह। कौन थे? सवाई जय सिंह। जबकि उधर मारवाड़ के अंदर अजीत सिंह जो है वो औरंगजेब के समय से ही गद्दी पर बैठने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद में एक समझौता होता है जिसका नाम है देबारी समझौता। देबारी उदयपुर के अंदर स्थित एक जगह है। देबारी समझौता मेवाड़ के शासक अमर सिंह सेकंड, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह एवं आमेर के शासक सवाई जय सिंह के मध्य हुआ था। इस समझौते की प्रमुख शर्तें ये थी कि भाई मुगल बादशाह जो बहादुर शाह प्रथम है इसके खिलाफ
जो है हम संघर्ष करेंगे और सवाई जय सिंह को शासक बनाया जाएगा जयपुर का और अजीत सिंह को शासक बनाया जाएगा जोधपुर का। तो एक शर्त तो क्या रखी गई कि अजीत सिंह और जय सिंह को उनके राज्य दिलवाने में मदद की जाएगी। दूसरी देवारी समझौते में यह शर्त रखी गई कि जो मेवाड़ वाले शासक अमर सिंह सेकंड की पुत्री है जिनका नाम है चंद्र कंवर, उनकी शादी आमेर के शासक जय सिंह के साथ की जाएगी और इनका जो पुत्र होगा वही आमेर का क्या बनेगा, अगला शासक बनेगा। वही आमेर का क्या बनेगा, अगला शासक बनेगा। ठीक है, तो अमर सिंह के समय क्या हुआ, देवारी समझौता हुआ। देवारी समझौता मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय, जोधपुर के शासक अजीत सिंह और आमेर के शासक जय सिंह प्रथम के मध्य हुआ। किसके खिलाफ था, बहादुर शाह प्रथम के खिलाफ था। समझौते की शर्तें क्या थी, अजीत सिंह और जय सिंह को उनके राज्य दिलवाने में मदद की जाएगी। मेवाड़ के शासक अमर सिंह सेकंड की जो पुत्री है चंद्र कंवर, इनकी शादी की जाएगी सवाई जय सिंह के साथ और इनका जो बेटा होगा वही जयपुर अथवा आमेर का क्या बनेगा, अगला शासक बनेगा। अमर सिंह सेकंड के बाद में अगले जो प्रतापी शासक आएंगे उनका नाम था संग्राम सिंह सेकंड। क्या नाम था, संग्राम सिंह सेकंड। संग्राम सिंह सेकंड का जो टाइम पीरियड है यह लगभग 1710 ईस्वी से 1734 ईस्वी तक था। संग्राम सिंह सेकंड के टाइम पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि मराठे उठने लग जाएंगे और मराठे जो है अब वो चारों तरफ अटैक करेंगे, वो मेवाड़ की तरफ भी अटैक करेंगे। तो राजस्थान में फर्स्ट टाइम उस समय अगर मराठों ने चोट वसूल किया था तो वो किसके समय किया था, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के टाइम पे। किसके टाइम पे, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के टाइम पे। तो महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के टाइम पे एक तो इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई कि मराठों ने मेवाड़ से जो है वो चोट प्राप्त किया। मेवाड़ से मराठों ने क्या किया, चोट प्राप्त किया। ये किसी भी राजस्थान की रियासत में पहली बार था जब मराठों ने क्या किया था, चोट प्राप्त किया था। और संग्राम सिंह द्वितीय ने क्या क्या करवाया, तो उदयपुर के अंदर जो सहेलियों की बाड़ी है उसका निर्माण करवाया। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण इन्होंने अपनी पुत्री के लिए करवाया था। और क्या करवाया, तो इन्होंने अपनी माता जिनका नाम था देव कुंवरी, इन देव कुंवरी के लिए उदयपुर का जो सिसारमा है वहां पर एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसका नाम है वैद्यनाथ मंदिर। क्या नाम है, वैद्यनाथ मंदिर। वैद्यनाथ मंदिर जो है वह बेसिकली शिवजी का मंदिर है और इस मंदिर के बाहर एक प्रशस्ति लगी हुई है जिसका नाम है वैद्यनाथ प्रशस्ति। वैद्यनाथ प्रशस्ति के जो लेखक है उनका नाम है रूप भट्ट। इस रूप भट्ट से हमें बांदनवाड़ा युद्ध की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है, बांदनवाड़ा युद्ध की जानकारी मिलती है। बांदनवाड़ा अजमेर के अंदर एक जगह है। बांदनवाड़ा युद्ध जो है वह मुगल सेनापति रणबाज खां और संग्राम सिंह सेकंड के मध्य हुआ था। और यह युद्ध क्यों हुआ था, तो यह युद्ध मांडल और जो बदनौर के परगने थे इनको लेकर के हुआ था। संग्राम सिंह सेकंड से पहले देखो हमने कुछ शासक पढ़े थे, एक बार मैं आपको दिखाता हूं। उनका नाम था जय सिंह। जय सिंह के समय मांडल व बदनौर के परगने किनको दे दिए गए थे, औरंगजेब अथवा मुगलों को दे दिए गए थे। संग्राम सिंह सेकंड क्या करते हैं, बांदनवाड़ा युद्ध के अंदर वापस से जो है इन परगनों को अपने अधीन कर लेते हैं, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद में बहादुर शाह शासक बन जाता है। बहादुर शाह थोड़ा कमजोर शासक होता है। संग्राम सिंह इस चीज का फायदा उठा करके मांडल और बदनौर के जो परगने थे उनको वापस अपने अधीन कर लेते हैं। तो उनको वापस अपने कब्जे में करने के लिए जो बहादुर शाह प्रथम था, या फिर बहादुर शाह प्रथम नहीं, उनके बाद के जो शासक थे, एग्जैक्टली शासक का मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहादुर शाह प्रथम के बाद के जो शासक आए थे, मोहम्मद शाह रंगीला वगैरह, उनके समय जो है रणबाज खान को भेजा जाता है। और लेकिन इस युद्ध के अंदर जो है वो संग्राम सिंह सेकंड विजयी होते हैं। संग्राम सिंह सेकंड के बाद में अगले जो अपने प्रतापी शासक आएंगे उनका नाम था जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय देखो मराठों के आक्रमण निरंतर बढ़ते जा रहे थे। संग्राम सिंह सेकंड के समय ऑलरेडी वो मेवाड़ से क्या कर चुके थे, चोट वसूल कर चुके थे। और मेवाड़ की अन्य रियासतों के साथ भी जो है वो मराठों के युद्ध चल रहे थे। उसमें प्रमुख रूप से जो रियासत थी वो थी जयपुर वाली रियासत, आमेर वाली रियासत। तो जगत सिंह सेकंड के समय तत्कालीन राजस्थान के जो विभिन्न राजवंश थे उनके बीच में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसको हम कहते हैं हुरडा सम्मेलन। क्या बोलते हैं, हुरडा सम्मेलन। हुरडा जो है वो वर्तमान में भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। तो 17 जुलाई 1734 ईस्वी के अंदर हुरडा सम्मेलन बुलाया गया। यह राजस्थान के राजपूत राजाओं का मराठाओं के खिलाफ सम्मेलन था। इस सम्मेलन के अंदर मेवाड़ के जो जगत सिंह द्वितीय थे वह अध्यक्ष थे। इसके अलावा और कौन कौन आया था, तो जयपुर के सवाई जय सिंह आए थे, मारवाड़ के अभय सिंह आए थे,
नागौर के बखत सिंह आए थे, बीकानेर के जोरावर सिंह आए थे, बूंदी के दलेल सिंह आए थे, कोटा के दुर्जन साल आए थे, किशनगढ़ के राज सिंह आए थे एवं करौली के गोपाल पाल आए थे। तो ये कुछ प्रमुख शासक मेवाड़ के अंदर एकत्रित हुए और मेवाड़ के बेसिकली भीलवाड़ा के जो हुरडा वाला क्षेत्र है वहां पर एकत्रित हुए और हुरडा सम्मेलन हुआ और इसमें इन्होंने कुछ निर्णय लिए। निर्णय ये लिया कि जैसे ही वर्षा काल खत्म हो जाएगा तो वर्षा काल के खत्म होने के बाद में कोटा जो कि कोटा के अंदर एक जगह पड़ती है रामपुरा। क्या जगह पड़ती है? रामपुरा। रामपुरा यहाँ पर जो है हम मराठाओं के खिलाफ एकत्रित करेंगे। और हुआ भी यही कि सम्मेलन के अंदर ये निर्णय तो इन्होंने ले लिया गया, लेकिन देखो रिजल्ट ये निकला कि राजाओं के आपसी मतभेद थे। पहली बात तो है कि लीडरशिप को लेकर मतभेद हो गई जयपुर और मेवाड़ के बीच में, और हुडा सम्मेलन जो है वो असफल रहा क्योंकि सारे राजा महाराजाओं ने आपस में कोऑपरेशन नहीं किया। उसके बाद में हम देखेंगे कि कोटा रामपुरा के अंदर सवाई जय सिंह जो कि जयपुर के शासक थे उनका युद्ध भी होता है, जिनमें वो जो है उनको पराजय का सामना करना पड़ता है। तो ये तो एक इम्पोर्टेंट बात करी कि जगत सिंह प्रथम के समय क्या चीज हुई, वो थी हुरडा सम्मेलन। क्या चीज थी? हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन किसके खिलाफ था? मराठाओं के खिलाफ था। ये जो प्रमुख शासक आए इनका नाम आपको याद रखना है। हुरडा सम्मेलन का महत्व क्या था? तो राजस्थान के प्रथम बार जो राजपूत शासक थे उन्होंने मराठाओं के खिलाफ कोई संघ बनाया, लेकिन यह संघ क्या रहा? असफल रहा। ये तो एक बात थी जो जगत सिंह सेकंड के समय हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो उदयपुर के अंदर जो जगत निवास महल है उनका निर्माण करवाया जगत सिंह सेकंड ने। किसका निर्माण करवाया? जगत निवास महलों का निर्माण करवाया। ये देखो जगत निवास महलों का ये डायग्राम है जो कि आपको पिछोला झील के अंदर दिखाई देंगे। जगत सिंह महल अंदर है और जग मंदिर महल अलग है। जग मंदिर महलों का निर्माण तो किसने करवाया था? कर्ण सिंह ने 1620 ईस्वी से 28 के बीच में जिनका शासन पीरियड था। जबकि जगत निवास महलों का निर्माण कौन करवा रहा है? तो जगत निवास महलों का निर्माण करवा रहे हैं जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड के प्रमुख दरबारी विद्वान कौन कौन से थे? तो एक तो प्रमुख दरबारी विद्वान थे जिनका नाम था नेकराम। क्या नाम था? नेकराम। नेकराम ने एक पुस्तक लिखी जिनका नाम था जगत विलास। क्या नाम था? जगत विलास। ये जो जगत विलास है इसके अंदर जो जगत विलास महल है जिनका निर्माण जगत सिंह सेकंड ने करवाया था उनके बारे में सविस्तार वर्णन है। जगत सिंह सेकंड के बाद में नेक्स्ट जो प्रतापी शासक आएंगे उनका नाम था भीम सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड के बाद में नेक्स्ट जो शासक पढ़ेंगे हम उनके नाम है भीम सिंह। भीम सिंह का जो शासन पीरियड है यह लगभग 1778 ईस्वी से 1828 ईस्वी के बीच का है। भीम सिंह के समय एक इंपॉर्टेंट घटना हुई थी जिस घटना का नाम है कृष्णा कुमारी विवाद। देखो अब समझते हैं कि कृष्णा कुमारी विवाद क्या है। तो भीम सिंह की एक पुत्री थी जिसका नाम था कृष्णा कुमारी। भीम सिंह की पुत्री का क्या नाम है? कृष्णा कुमारी। इस कृष्णा कुमारी की सगाई जो है यह स्टार्टिंग के अंदर जोधपुर के एक शासक थे जिनका नाम था भीम सिंह सेकंड। क्या नाम था? भीम सिंह। जोधपुर के शासक का क्या नाम था? भीम सिंह। इन भीम सिंह सेकंड के साथ तय की गई, लेकिन हुआ क्या कि भीम सिंह की हो गई मृत्यु। जब भीम सिंह की मृत्यु हुई तो कृष्णा कुमारी की सगाई किसके साथ तय कर दी गई? जयपुर अथवा आमेर के जो शासक थे जगत सिंह सेकंड के पास। भीम सिंह सेकंड का एक भाई था जिसका नाम था मान सिंह। जिसका क्या नाम था? मान सिंह। तो जब भीम सिंह की मृत्यु के बाद में सगाई जो है वो जगत सिंह सेकंड के साथ कर दी गई तो मान सिंह इस बात से नाराज हो गया और मान सिंह ने ये कहा कि अगर भाई की मृत्यु हो गई तो क्या हुआ, शादी मैं कर लूंगा, तो कृष्ण कुमारी की सगाई मुझसे की जाए। लेकिन अब सगाई जगत सिंह द्वितीय के साथ हो चुकी थी, तो फिर इन्होंने जो है वो सगाई करने से दोबारा मना कर दिया कि भाई अब तो जयपुर वालों के साथ हो चुकी तो हम दोबारा क्यों करें। तो इस बात को लेकर के मान सिंह जो कि जोधपुर के शासक थे, भीम सिंह के भाई थे, और इधर जयपुर के जो जगत सिंह सेकंड थे उनके बीच में क्या हो गया? युद्ध हो गया। उनके बीच में क्या हो गया? युद्ध हो गया। यह जो युद्ध है इसको हम गिंगोली के युद्ध के नाम से जानते हैं। गिंगोली के युद्ध के नाम से जानते हैं। गिंगोली देखो पर्वतसर के अंदर स्थित है और पर्वतसर जो है वह नागौर के अंदर स्थित है। तो 1807 ईस्वी के अंदर जयपुर के शासक जगत सिंह सेकंड और जोधपुर के शासक मान सिंह के मध्य युद्ध हुआ, गिंगोली अथवा पर्वतसर का युद्ध। इस युद्ध का जो प्रमुख कारण था वह क्या था? राजकुमारी कृष्णा कुमारी जो कि मेवाड़ के शासक भीम सिंह की पुत्री थी। तो इनके बीच में युद्ध हुआ और युद्ध अब
भाई हंसी मजाक बन रही इतनी छोटी सी बात के ऊपर जब युद्ध हो रहा है, बहुत सारी क्षति भी हो रही है, तो इस विवाद को सुलझाने के लिए क्या किया गया कि कृष्ण कुमारी को ये जहर दे दिया गया कि जड़ को ही खत्म करो। तो अमीर खां पिंडारी जो कि टोक के नवाब थे, और अजीत सिंह जी चुंडावत साहब जो कि सलूम्बर के सामंत थे, इनके कहने पर कृष्णा कुमारी को जो है वो जहर दे दिया गया 21 जुलाई 1810 ईस्वी को। और ये जो जयपुर और जोधपुर के बीच में ये जो लड़ाई थी, ये जो विवाद था, इसका क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। इसका क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। 13 जनवरी 1818 ईस्वी को भीम सिंह जो है वह अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। अंग्रेजों का जो प्रतिनिधि है वह चार्ल्स मेटकॉफ था, जबकि मेवाड़ का जो प्रतिनिधि है वह अजीत सिंह था। मेवाड़ का प्रतिनिधि कौन था, अजीत सिंह था। और 1818 में जब संधि करने के बाद में जो जेम्स टोड थे, जेम्स टोड को मेवाड़ का प्रथम पॉलिटिकल एजेंट बनवाया गया, और उसके बाद में मेवाड़ के जो शासक थे वो बेसिकली अंग्रेजों के ऊपर आश्रित हो गए। मेवाड़ के दरबार के अंदर पॉलिटिकल एजेंट बैठने लग गया, जो कि बहुत सारे कार्यों के अंदर हस्तक्षेप करने लग गया। इसके बाद के जितने भी जो हम शासक हैं, वह हम राजस्थान का जो अन्य इतिहास पढ़ेंगे, जैसे राजस्थान में 1857 की क्रांति, राजस्थान में जन जागृति, जिसके अंतर्गत अपन प्रजामंडल के आंदोलन वगैरह पढ़ेंगे, वहां पर हम कवर कर लेंगे। तो मेवाड़ के शासकों के अंदर हमने बप्पा रावल से लगा करके भीम सिंह तक का जो इतिहास था वो कवर किया। भीम सिंह के बारे में दो बातें आपको मेन रूप से या फिर इंपॉर्टेंटली आपको याद रखनी है। दो बातें कौन कौन सी है, एक तो कृष्णा कुमारी विवाद जो हमने अभी समझा, और दूसरा इसी के समय अंग्रेजों के साथ क्या कर ली गई थी, संधि कर ली गई थी। ये दो बातें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मेवाड़ का कोई अगला राजवंश कवर करेंगे। धन्यवाद।